तो सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। तो उसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमारे पास कुछ जैसे कंपाउंड्स हैं, इनको जब आप किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर डालते हो, एक्वस मीडियम में ज़्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी, जो आपका कंपाउंड है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए पानी के अंदर, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट ना हो, दैट इज़ इनकम्प्लीट उसका डिसोशिएशन हो जाए, ठीक है। अगर हम कम्प्लीटली डिसोशिएट की बात करें कि पूरा का पूरा कंपाउंड आपका टूट गया है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हुए हैं उनको हम लोग कह देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के लिए भी और करंट के लिए भी। और ये हमारे गुड कंडक्टर नहीं होते, इसको हम लोग कह सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल अगर समझें तो अगर आपके पास पानी है और पानी के अंदर आपने डाला हुआ है NaCl, नमक डाला हुआ है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। और पानी है, सेम एक्वस मीडियम है, और इस बार आपने डाल दिया इसके अंदर शुगर, दैट इज़ C6H12O6, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता पानी में, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसा है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पानी में जो पूरा टूट जाता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं टूट पाता पूरा उसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आयंस में डिसोशिएट होते हैं, जो टूटते हैं कुछ आयंस, और जो आयंस इसमें बनते हैं, उनके बीच में कैसे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो पाता है, उसी को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हम और भी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ये कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, एसिड बेस थ्योरी 3 है हमारे पास, उसको देखते हैं फटाफट क्या क्या होती है। ये पॉइंट नोट हो गया जी। जल्दी जल्दी बताओ यार, नोट हुआ या नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एसिड बेस थ्योरीज क्या क्या होती है। तो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप के नियम आए हैं, अलग अलग थ्योरीज आई हैं। तो पहली थ्योरी जो आती है सबसे पहले, वो आती है अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट। तो अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, मैं एसिड एंड बेस को A एंड B लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं तो इसमें ज़्यादा पॉइंट हमें डिस्कस नहीं करना। एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो डिसोशिएट होते हैं पानी के अंदर और क्या देते हैं H+, और बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसोशिएट होकर OH- दे देते हैं। तो एसिड गिव H+ ऑन डिसोशिएशन विद H2O, ठीक है। और बेस क्या होंगे, बेस वो होंगे जो पानी के साथ डिसोशिएट होने के बाद क्या दे देंगे, OH-। ध्यान क्या रखना, A से अरेनियस होता है और A से एक्वस मीडियम होता है। तो एक्वस मीडियम के अंदर ही ये आपको एसिड और बेस के बारे में बताएगा। जैसे अगर स्कूल में क्वेश्चन आ जाए कि अरेनियस इक्वेशन ऑफ एसिड लिख के दिखाओ, तो ये माना HX है एक्वस मीडियम में, इसको आपने तोड़ दिया H+ में और X- में, क्योंकि H+ दे रहा है तो ये क्या होगा, एसिड होगा। ऐसी बेस की इक्वेशन आप लिख सकते हो, कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड लिया आपने एक्वस मीडियम में, ये टूट गया M+ में और OH- में, तो आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हो ये जो OH- है ये आपका बेसिक मीडियम के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नई चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तीसरी बात ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि H+ को हम क्या कहते हैं,
हाइड्रोनियम आयन, ये कई बार क्वेश्चंस में बनते रहते हैं। और H+ कहो या आप प्यार से कहो H3O+, इनका मतलब एक ही होता है। कंफ्यूज मत हो जाना कि H+ लिखा हुआ है या H3O+ लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, ऐसा कुछ नहीं है, इनका मीनिंग एक ही है। ऐसे ही जो OH- होता है उसको हम लोग सब हर कोई जानता ही होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि इस थ्योरी के अंदर ये बात तो क्लियर है कि पानी में जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो बेस है, रिएक्शन भी हमने देख ली। लेकिन अगर पानी नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि भाई वो एसिड है या बेस है? तो उसके डिमेरिट्स या आप कहें कि इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, वो मैं नेगेटिव पॉइंट के अंदर बता रहा हूँ। पहली लिमिटेशन क्या होगी? पहली लिमिटेशन आपकी ये होगी कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दिस थ्योरी कम्प्लीटली फेल्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्वस मीडियम दिस थ्योरी कम्प्लीटली फेल। इसका कोई मतलब ही नहीं है यार कि ये क्या बताएगी हमें, कुछ नहीं बता सकती फिर ये। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिसके पास ना हाइड्रोजन है और ना ही OH है, और उसके बावजूद वो एसिडिक भी बिहेव करते हैं या कुछ बेसिक बिहेव करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? उनके बारे में कोई जवाब ही नहीं है उनका। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, लाइक आपके पास है कंपाउंड सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये सारे के सारे कंपाउंड में ना ही H+ है और ना ही OH- है, लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इन कंपाउंड्स को अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी तो हम बता ही नहीं सकते कि ये होंगे क्या। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा क्लियर रखना कि CO2, SO2, SO3, ये ऐसे एसिडिक कंपाउंड्स हैं जो अरेनियस थ्योरी के हिसाब से हम नहीं बता सकते। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही। अगर ध्यान रखोगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। इसको जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है दी ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी। ये बहुत ही दो अच्छे से दोस्त थे, इन्होंने मिल के एसिड और बेस के बारे में जो बताया उसको समझते हैं। बहुत ही आसानी चीज़ बताई है इन्होंने, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा डिटेल में करना नहीं है, आसान सी चीज़ है। क्योंकि एसिड क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डोनेट करते हैं H+ आयन। ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं H+ आयन्स। ठीक है, और H+ आयन्स को मैं अलग से बताऊंगा आपको कि इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। और बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन्स। एक बात ध्यान रखना, अभी इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। H+ को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम हटा दें तो H+ बनेगा, दैट इज़ सिंपली उसमें एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, इसलिए हम उसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अब एसिड के जैसा कोई बिहेव करता है उसको कॉन्जुगेट एसिड कहा जाता है, जो बेस के जैसा बिहेव करता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। मतलब उसके जैसा, जैसे दोस्त का दोस्त क्या होगा? दोस्त ही होगा ना, उस टाइप से आपको समझना है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? रेड अलर्ट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं। कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाएगा आपको क्या होता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो आप बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड के अंदर एक ऐसा एसिड जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा H+ है, 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन या 1 एक्स्ट्रा H+ आयन। ठीक है, और ऐसे ही 5th नंबर में आ जाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, कॉन्जुगेट बेस इसका मतलब है 1 लेस प्रोटॉन H+। इसके ऊपर भी IIT मेंस में 2000 मतलब 12-13 में बहुत क्वेश्चन आते थे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा अजीब सा है, वो भी बता दूंगा मैं, लेकिन पहले इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते थे।
एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। ये आगे 5 पॉइंट हो गए छोटे छोटे से। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। जैसे सपोज़ करो आपके पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भाई आपके पास NH3 है, ठीक है। अब इसका बोला है कि इसका आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा NH3 का। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में देखा कॉन्जुगेट एसिड में क्या होना चाहिए, 1 एक्स्ट्रा H+ होना चाहिए। तो NH3 में अगर आप एक H+ ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। और NH4+ का मतलब क्या हो गया आपका, कॉन्जुगेट एसिड। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही अगर मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई हमारे पास माना H2O है, H2O, इसका अगर कोई पूछे कि कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा H2O का। तो अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में H2O है, इसमें से मुझे क्या माइनस कर देना है, एक H+ को माइनस कर देना है। तो H2O में से एक H हट जाएगा और प्लस चार्ज भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH के ऊपर माइनस चार्ज। देखो चार्ज को आपको ना बैलेंस लेते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप H+ हटाओ और यहाँ पे सिर्फ OH ही रह जाए। भाई प्लस हटेगा तो उसके बाद उसके पास माइनस भी तो आएगा ही ना, ताकि तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा। नेट चार्ज आपको न्यूट्रल भी रखना है, मैनेज भी रखना है कि अगर आपने जो H+ हटाया तो OH माइनस आया, जब आप H+ ऐड करोगे तो क्या वही कंपाउंड बन रहा है या नहीं बन रहा। मतलब H2O में से H+ हटाया तो OH माइनस बना, ठीक है। अब ये क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने OH माइनस सही बनाया है या गलत बनाया है, अगर आप इसमें H+ डालोगे तो H2O बनना चाहिए और बनेगा, क्योंकि OH माइनस में H+ डालोगे तो H2O हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, नेट चार्ज क्या आएगा, 0। और हमारे पास क्वेश्चन क्या था, सिर्फ H2O था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने पहले यहाँ तक। ठीक है जी। अब जैसे आपको मुझे बताना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन 1 है HCl है, इसका मुझे आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सपोज़ करो मेरे पास H2O है, इसका मैंने बता दिया आपको कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ दोबारा से, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ क्या होगा, ठीक है। या आपके पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास है CH4 का आप बताओ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस पूछ लिया सपोज इसका। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4, आपसे दिया हुआ है HNO3 का आपसे पूछ रहा है कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ गया है। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, HCl है, HCl का कॉन्जुगेट एसिड बताओ क्या होगा, H2Cl+, ओके। और कोई, ठीक है, गुड। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, Cl-, ओके। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, चलो जी कोई बात नहीं। देखो कॉन्जुगेट एसिड है, आपको याद कैसे रखना है, याद आपको ऐसे रखना है कि यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है ना, ए से एसिड, ए से क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, ए से क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, H+ ऐड करना है। तो अगर HCl में अगर आप H+ ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2Cl+, ठीक है। अब H2O का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, ये तो बहुत ही आसान है, कॉन्जुगेट एसिड पूछा है मैंने, H3O+। हाँ गुड,
H3O+। अब हमारे पास आया है CH4। CH4 का कॉन्जुगेट बेस, एक आपको इस बार क्या करना है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो हम ऐड कर रहे थे वो एक्स्ट्रा प्रोटॉन इसमें लेस कर देना है, H+ कम कर दोगे। तो अगर आप H+ कम कर दोगे तो क्या होगा, CH3-। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, HNO3 है। HNO3 को पहले क्या कहते हैं हम लोग, वो भी लिख लो, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और अगर HNO2 होता है तो उसको नाइट्रस एसिड कहते हैं। तो इसमें से हम लोग एक प्रोटॉन हटा देंगे, H+ कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO3 रहेगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है या अभी डाउट आ रहा है इसमें? अगर क्लियर हो रहा है तो ये बताओ, डाउट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध क्वेश्चन और तोड़ेंगे, जब तक से क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो भाई, ये बात तुम्हें बतानी पड़ेगी मुझे, क्लियर हो रहा है नहीं हो कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड थ्योरी नंबर 3, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, इसको यार 2-3 तरीक़ों से बताया जाता है, एक्सप्लेन करा जाता है, आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। मैं पहले सिंपल वे में लिख रहा हूँ। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि अभी तक हम लोग यार जो भी थ्योरीज पढ़ते रहते थे वो ज़्यादातर ऐसे होता था कि एक थ्योरी पढ़ी, दूसरी फेल हो गई, उसके फेल होने के बाद एक और थ्योरी आई, वो पास हो गई। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि तीनों थ्योरी अपनी जगहों में करेक्ट है। एसिड बेस अगर आपको प्रोटोन के बेसिस में बताना है तो आप ब्रोंस्टेड-लोवरी पढ़ेंगे। एसिड बेस अगर आपको एक्वस मीडियम के हिसाब से बताना है तो आप एरेनियस पढ़ेंगे। और एसिड बेस अगर आपको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताना है तो आप लुईस एसिड बेस एंड थ्योरी पढ़ेंगे। तो 1923 में इन्होंने बताया था कि जो एसिड होते हैं वो ऐसे स्पीसीज़ होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अब यार जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे या आप कह सकते हो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे तो वो खुद क्या होंगे, गरीब होंगे ना, तभी तो एक्सेप्ट करेंगे। तो इसको आप कह सकते हो एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में डिफिशिएंट होते हैं। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस के अंदर आप क्या कह दोगे भाई, ऐसे हमारे पास कंपाउंड जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना, ऐसी स्पीसीज या ऐसे कंपाउंड विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके मैं थोड़े से आपको एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर बनते हैं। जैसे नहीं अभी यार एक स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूँ, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, स्कूलों में भी आ सकता है। स्टेटमेंट देंगे आपको, ऑल ब्रोंस्टेड लोवरी बेसिस आर Lewis basis while all Bronsted Lowry acids are not Lewis acids। हो सकता है कि ये बात सुनने के बाद आप लोगों को बिल्कुल बाउंसर जाए और आपको समझ में ना आए कि ये भैया हो क्या गया, क्या लिख दिया इन्होंने। बट इतनी भी वैसे कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं लिखी है। इसमें लिखा हुआ है ऑल ब्रोंस्टेड लोवरी बेसिस। ब्रोंस्टेड लोवरी बेसिस क्या होते हैं, बेस उसने किसको बोला था, बेस उसने उसको बोला था ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक्सेप्ट करते हैं H+ आइंस को। ठीक है, दो हमारे क्या आते हैं, वो हमारे ब्रोंस्टेड बेसिस होते थे, उसको इसने बोला वो क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, तो मतलब ब्रोंस्टेड लोवरी का जो बेस है और लुईस बेस है, इन दोनों की बात एक जैसी होगी। लेकिन जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड हैं, एसिड क्या करते हैं, हमारे H+ देने वाले होते हैं, है ना। तो H+ जो देते हैं वो हमारे प्रोटॉन होते हैं, और H+ मतलब प्रोटॉन, वो हमारे ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। वो आपके नहीं हो सकते लुईस एसिड के जैसे, क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड के बारे में पहला ही पॉइंट क्या लिखा है, ये बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई दोनों एक ही हो जाए। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्ज़ाम में ये देगा।
अगर मैं इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे पॉइंट नंबर 4 में मैं इसमें आता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में देखिए आपके पास एक रिएक्शन दे रहा है H3Na नाइट्रोजन, दैट इज़ दिस इज़ हमारा बहुत ही सिंपल सा अमोनिया है। BF3 के साथ में मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 आ गए, इधर BF3 इधर आ गया और यहाँ पे आ गया आपका H3। अब ये आपके पास एक रिएक्शन है, ये आपके पास एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज BF3 है और NH3 है, ठीक है। दो हमारे पास स्पीसीज नज़र आ रही हैं। BF3 जो है उसके पास प्रोटॉन नहीं है ना, H+ तो है ही नहीं इसके अंदर। BF3 के पास प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, H+ को कहते हैं। लेकिन ये स्टिल हमारी एक्ट करती है एज एन एसिड की तरह। ये कैसे काम करती है, ये एक्ट एन एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और NH3 जो है, जो NH3 है, ये हमारे पास इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे एक डाउट आपको हो सकता है कि BF3 एसिड की तरह काम क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो देखो आपको क्या चेक करना है, जैसे BF3 आप लिखोगे, BF3 में चेक करोगे कि B क्या है, आपका सेंट्रल एटम है। ध्यान से समझना इस बात को, सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, क्या बोला मैंने, अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, यार ये आई ना कुछ ज़्यादा ही शानदार बन गया। अगर इसका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, गरीब आदमी, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, तो ये क्या होगा, आपका लुईस एसिड हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कैसे लिखते हैं इसे, 2,3। तो बोरोन ने 1 2 3 लिखा, एक फ्लोरीन आ गया, दूसरा फ्लोरीन आ गया, तीसरा फ्लोरीन आ गया। तो इसने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करे, बोरोन ने 3 तो थे इसके पास, और 3 इसने अपने इससे ले लिए फ्लोरीन से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके बाद कितने आ गए, 6 आ गए। आने कितने चाहिए थे, 8, मतलब 8 से क्या है, कम है, दैट इज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे मैं ऊपर अगर इसे आपने नोट कर लिया होगा, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज़ करो आपके पास एक कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज़ होता है, लुईस एसिड के रिस्पेक्ट में हम यूज़ करते हैं AlCl3। अगर हम एनाइडस AlCl3 बोलें तो आपको फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन याद आ जानी चाहिए, बट अगर हम सिंपल AlCl3 कह रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लुईस एसिड है। ये क्या है, लुईस एसिड है। क्यों है लुईस एसिड, फिर अगेन आपको Al देखना है। Al क्या है, आपका सेंट्रल एटम है। भाई सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो कि अकेला होता है, अकेला है ना, क्लोरीन कितने हैं, 3 है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2,8,3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के पास 1 2 और 3 आ गए, और हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन कितने कनेक्टेड है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, और ये हो गया आपके 3 क्लोरीन एटम, ठीक है। अब ये 3 क्लोरीन एटम है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे इसने शेयर कर लिया होगा। तो एल्यूमिनियम के पास 3 अपने थे, 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया इसने, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन। आने कितने चाहिए थे, 8। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, और जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, लुईस एसिड बोल देते हैं। क्या ये कहानी क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है जी, वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ वो चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर जो कि आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेंगी। एक ऐसा पॉइंट है लुईस एसिड के ऊपर जो कि आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको मैं। ये पहले सबने नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर। दिक्कत नहीं है। अब देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको आपने स्टार नोट डाल के पॉइंट को नोट लिखना। मैं कुछ आपको पहले एग्जांपल लिख रहा हूँ डायरेक्टली लुईस एसिड। जैसे आपके पास कंपाउंड आ गया SnF4, ठीक है, SnCl2, SnCl4, PF और PF4,
नेक्स्ट आ गया SF4, नेक्स्ट आ गया टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। ये सारे लुईस एसिड है। और लुईस एसिड क्यों है उसके लिए मैं एक यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूँ पॉइंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड्स जितने भी हैं ये, इन विच द सेंट्रल एटम, compound in which the central atom has available vacant orbitals are Lewis acids। तो जी ये पॉइंट आपको स्टार बना दिया है मैंने, ध्यान रखना है। अब इस लाइन का मतलब समझेंगे हम लोग। हमने लिखा है कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हम समझ रहे हैं, ये CSN पता है किसी को क्या होता है? अगर नहीं पता तो हम लोगों ने हाँ, कैसी जिंदगी सुनो प्रभु जी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये आ गया आपका टिन, नीचे वाला हो गया आपका लेड। या इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जैसे कोई बच्चा एग्जाम में आ गया SnF4 लिखेगा तो इसकी टेट्रा वैलेंसी होगी। जब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो इसके ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा उसकी भी 4 वैलेंसी होगी, और 4 ये फ्लोरीन एटम के साथ में लगा देगा। अब जैसे ही लगाएगा तो फिर सोचेगा अरे भाई इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या है, इट शुड बी लुईस एसिड, है ना। सॉरी, कंप्लीट हो गया तो लुईस एसिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लुईस एसिड तो क्या होते हैं थोड़े से भाई हमारे, हमने बोला ना लुईस एसिड क्या होते हैं हमारे पास, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अभी कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसके पास तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सारा कुछ, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लग रहा है। तो फिर लुईस एसिड है क्यों, क्योंकि जो इसका सेंट्रल एटम है ना, ये वाला, ये इसके पास अवेलेबल हैं ऑर्बिटल। अब अवेलेबल ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, जैसे आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 होता है। कैसे लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p2। और 2p2 का मतलब क्या होगा, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे खाली स्थान आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, वैकेंट है, खाली है। और यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। तो अगर सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, लुईस एसिड कंसीडर करोगे। IIT एडवांस का इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था SnCl4 के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है जो कि आपको NCERT में आसानी से नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या आसानी से यार, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं जो कि लुईस बेसिस होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लुईस बेस का पता करना तो बहुत ही आसान है, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो वो सारे लुईस बेस हैं, जैसे Cl-, OH-, NO3-। ठीक है, तो वो बहुत आसानी से आप बता लोगे। जैसे अमोनिया है, अमोनिया में क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो लुईस बेस है। तो ये नोट कर लिया सबने? यस सर। तो लुईस बेस के अंदर भी आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि या तो आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या आप क्या बोल सकते हो, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो लुईस बेस है। जैसे हमने कहा कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ अमोनिया, तो आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और इसमें क्या आ रहा है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, पॉइंट नंबर 2, तो ये क्या हो गया आपका, लुईस बेस हो गया। कितना सिंपल सा आसान सा पॉइंट है यार। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे, जिसके पास भी आपको लोन पेयर दिखे गए तो आप मान लो कि जैसे, चलो कुछ लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको कहते हैं अल्कोहल, ROH, R दिखा, ऑक्सीजन दिखा, H दिखा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या होंगे, लोन पेयर। द मोमेंट यू सी द लोन पेयर इट मे बी कंसिडर्ड एज ए लुईस बेस। सो द स्पीसीज विच कैरी द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स with respect to the central atom it is always considered as a Lewis base। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो अभी के कंसेप्ट के अंदर इतना पॉइंट आप अगर ध्यान रखोगे तो आपका लुईस एसिड और बेस की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तीनों थ्योरीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है।